नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक की दुनिया में उतर रहे हैं जो लगातार खबरों में रहती है। कभी अपनी कीमतों के लिए, कभी भविष्य की करेंसी कहे जाने के लिए। जी हाँ, बात हो रही है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की। हमारे पास एक हिंदी गाइड है जो इसकी बेसिक बातें समझाता है। तो हमारा लक्ष्य है कि इसके आधार पर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया को समझें। मतलब ये कैसे काम करते हैं, इनके पीछे की सोच क्या है, क्या फायदे क्या नुकसान हैं, और हाँ, भारत में क्या स्थिति है। क्रिप्टो की खबरें तो सब सुनते हैं, पर आज हम उन बुनियादी बातों और छुपी हुई चीज़ों को खंगालेंगे जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आती हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़? सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी सीधा है। देखिए, ये एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है। मतलब जैसे हमारे पर्स में नोट या सिक्के होते ना, वैसा कोई फिजिकल रूप नहीं है इसका। ये पूरी तरह से ऑनलाइन इंटरनेट पर ही चलती है। और इसे सिक्योर रखने के लिए, जैसा नाम में ही है, क्रिप्टो मतलब क्रिप्टोग्राफी, हाँ, कूटलेखन तकनीक का इस्तेमाल होता है। ये इसे हैकिंग और फ्रॉड वगैरह से बचाने में मदद करती है। हाँ, और इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है पारंपरिक करेंसी से। इसे कोई एक सेंट्रल बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती। जैसे मान लीजिए भारतीय रुपया है, उसे आरबीआई कंट्रोल करता है। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये विकेंद्रीकृत है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड। इसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं है, बल्कि यूजर्स के एक बड़े नेटवर्क में बटा होता है। और यही बात इसे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से एकदम अलग बनाती है। कुछ लोग तो इसे क्रांतिकारी भी कहते हैं। यानी कंट्रोल किसी एक का नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क का। पर इससे जवाबदेही का क्या होता है? मतलब कोई गड़बड़ हो तो कौन जिम्मेदार है? कहीं इससे कोई अव्यवस्था तो नहीं फैलती? ये सवाल तो आते हैं दिमाग में। शायद इसका जवाब उस टेक्नोलॉजी में है जिस पर ये टिकी है, ब्लॉकचेन। इसे क्रिप्टो की रीढ़ कहा जाता है अक्सर। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? बिल्कुल। ब्लॉकचेन को आप ऐसे समझिए जैसे एक साझा डिजिटल बही खाता हो, एक पब्लिक लेजर। हम्म। जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी का लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन होता है, उसे एक ब्लॉक में रिकॉर्ड किया जाता है। इस ब्लॉक में ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती हैं, टाइम स्टैम्प होता है और एक यूनिक कोड होता है। अच्छा, जैसे हमारे बैंक स्टेटमेंट में हर एंट्री होती है, कुछ वैसा ही? हाँ, कुछ कुछ वैसा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। हर नया ब्लॉक बनने के बाद उसे क्रिप्टोग्राफी के जरिए पिछले ब्लॉक से सिक्योर तरीके से जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे एक के बाद एक ब्लॉक जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बन जाती है। इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। और ये चेन सिर्फ एक कंप्यूटर पर नहीं होती, इसकी कॉपी नेटवर्क में जुड़े हजारों कंप्यूटर्स पर होती है। तो मतलब सिक्योरिटी सिर्फ इंक्रिप्शन से नहीं है, बल्कि इससे भी है कि सारी जानकारी कई जगह बंटी हुई है और उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। ये तो भरोसे का एक नया तरीका लगता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ब्लॉकचेन की असली ताकत इसकी 3 खासियतों में है। पहली, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। ज्यादातर ब्लॉकचेन में कोई भी नेटवर्क पर हुए ट्रांजैक्शंस देख सकता है, हालांकि भेजने वाले और पाने वाले की पहचान छुपी रहती है। अच्छा। दूसरी, अपरिवर्तनीयता मतलब इम्यूटेबिलिटी। एक बार कोई ब्लॉकचेन में जुड़ गया तो उसे बदलना या डिलीट करना वो मैथमेटिकली लगभग नामुमकिन है। और तीसरी, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफी और ये जो नेटवर्क में बटा हुआ नेचर है, ये इसे हैकिंग या छेड़छाड़ से बहुत मजबूत बनाते हैं। और यही टेक्नोलॉजी विकेंद्रीकरण को प्रैक्टिकल बनाती है, क्योंकि आपको किसी बैंक या बिचौलिए पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं। ये तो कमाल है कि टेक्नोलॉजी से भरोसे का एक नया सिस्टम बन रहा है। तो अगर हम क्रिप्टो करेंसी की मुख्य विशेषताओं को फिर से देखें, तो क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं? मोटा मोटा कहें तो पहला, ये पूरी तरह डिजिटल है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं। दूसरा, ये विकेंद्रीकृत है, कोई एक इसे कंट्रोल नहीं करता। तीसरा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो इसे सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाती है। चौथा, क्रिप्टोग्राफी के इस्तेमाल से ट्रांजैक्शंस प्राइवेट रहते हैं। और पांचवा, ये बॉर्डरलेस है। आप दुनिया में कहीं भी किसी को भी बिना बैंक के सीधे क्रिप्टो भेज सकते हैं। हाँ, ये बॉर्डरलेस वाली बात तो खासकर इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए बहुत आकर्षक लगती है, जहाँ पारंपरिक तरीकों में अक्सर ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है। अच्छा, अब जब क्रिप्टो की बात हो रही है तो कुछ नाम तो तुरंत दिमाग में आते हैं। सबसे पहले तो जाहिर है बिटकॉइन, बीटीसी, जिसने 2009 में ये सब शुरू किया। हाँ, बिटकॉइन पहला और सबसे फेमस है। उसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं कई लोग। लेकिन उसके बाद तो हजारों और क्रिप्टो करेंसियां आ चुकी हैं।
इनमें कुछ मेन है जैसे इथीरियम, ETH। इथीरियम सिर्फ एक करेंसी नहीं है, इसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होता है? ये बेसिकली ब्लॉकचेन पर चलने वाले प्रोग्राम हैं जो तय शर्तें पूरी होने पर अपने आप काम करते हैं। इसी टेक्नोलॉजी ने फिर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यानी डैप्स और NFTs जैसी नई चीज़ों की नींव रखी है। अच्छा, तो इथेरियम ने ब्लॉकचेन का यूज सिर्फ पैसे के लेन देन से आगे बढ़ाया, और कौन से उदाहरण हैं? रिपल है, XRP। उसका फोकस बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच तेज और सस्ते इंटरनेशनल पेमेंट पर है। लाइटकॉइन, LTC भी है। उसे अक्सर बिटकॉइन का सिल्वर कहा जाता है। बिटकॉइन से थोड़ा तेज और हल्का होने का दावा करता है। और फिर डोजकॉइन जैसे मीम कॉइन भी हैं, DOG, जो मजाक में शुरू हुए थे पर सोशल मीडिया और कुछ फेमस लोगों के सपोर्ट से काफी पॉपुलर हो गए। ये दिखाता है कि इस मार्केट में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सेंटिमेंट और हाइप भी कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। सही में ये तो बहुत ही अलग किस्म की दुनिया है। चलिए, अब उन फायदों पर आते हैं जिनकी वजह से लोग और कंपनियां इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा शायद यही लगता है कि बैंक या पेमेंट गेटवे जैसे बिचौलियों की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को मुमकिन बनाता है। इससे प्रोसेस तेज हो सकता है और कॉस्ट भी कम हो सकती है, खासकर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में कई लेयर्स होती हैं, वीकेंड या छुट्टियों में काम रुक जाता है, जबकि क्रिप्टो नेटवर्क 24/7 चलते हैं। और जैसा आपने पहले कहा, ये दुनिया भर में कोई भी यूज कर सकता है। जिसके पास इंटरनेट है वो क्रिप्टो नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है, चाहे उसका बैंक अकाउंट हो या ना हो। ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन के लिए भी एक पॉसिबिलिटी खोलता है, खासकर उन इलाकों में जहां बैंकिंग सुविधाएं कम हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी भी एक फायदा है। हालांकि इंडिविजुअल पहचान गुप्त रहती है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पब्लिक होता है। इससे धांधली की गुंजाइश कम हो जाती है। ये ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी का एक यूनिक मिक्स है जो ट्रेडिशनल सिस्टम में मिलना मुश्किल है। ये फायदे तो इसे बिल्कुल फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जैसा दिखाते हैं, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। इस दुनिया में रिस्क भी कम नहीं है, खासकर आम निवेशक के लिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रिस्क है इसकी कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं, कभी-कभी तो एक ही दिन में 10-20% या उससे भी ज्यादा। अरे बाप रे! हाँ, ये अटकलों, मार्केट सेंटिमेंट, रेगुलेटरी खबरों से बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना सच में मजबूत दिल वालों का काम है और उतना ही पैसा लगाना चाहिए जिसे खोने का रिस्क आप उठा सकें। साफ बात है। बिल्कुल, मतलब रातों रात अमीर बनने का सपना देखना खतरनाक हो सकता है। और सिक्योरिटी का क्या? ब्लॉकचेन को तो सुरक्षित बताया जाता है। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में तो सिक्योर हो सकती है, लेकिन जिस तरह लोग क्रिप्टो खरीदते हैं, बेचते हैं या रखते हैं, वहाँ रिस्क है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैक हो सकते हैं, लोगों के डिजिटल वॉलेट से चोरी हो सकती है। अच्छा, फिशिंग स्कैम्स हैं, पॉन्जी स्कीम्स हैं, नकली ICOs हैं। फ्रॉड करने के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई है और बहुत से लोग इसे पूरी तरह समझते नहीं हैं। और रेगुलेशन की कमी भी धोखेबाजों को कहीं ना कहीं मौका देती है। और हाँ, कानूनी स्थिति भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना? पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। बिल्कुल, दुनिया भर में सरकारों का रवैया बहुत अलग-अलग है। कुछ देश इसे अपना रहे हैं, जैसे एल साल्वाडोर ने तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया, कुछ ने पूरी तरह बैन लगा दिया है, और भारत जैसे कई देश अभी भी क्लियर रूल्स और रेगुलेशंस पे काम कर रहे हैं। ये जो कानूनी अनिश्चितता है, ये इन्वेस्टर्स और बिजनेस दोनों के लिए एक बड़ा रिस्क है। नियम कभी भी बदल सकते हैं, जिसका सीधा असर कीमतों और लीगैलिटी पर पड़ सकता है। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसका जिक्र होता है वो ये कि ट्रांजैक्शन फाइनल होता है, रिवर्स नहीं हो सकता। हाँ, ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, मतलब दो-धारी तलवार। ब्लॉकचेन पर एक बार ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गया तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। अगर आपने गलती से गलत एड्रेस पर क्रिप्टो भेज दिया या किसी स्कैम का शिकार हो गए तो अपना पैसा वापस पाना लगभग नामुमकिन है। ओह, हाँ, पारंपरिक बैंकिंग में जैसे चार्ज बैक या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तरीके होते हैं ना, वो क्रिप्टो में आमतौर पे नहीं मिलते। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या होगा। अगर गलती हो जाए या फ्रॉड हो जाए तो आम आदमी कहाँ जाए? ये सारे पॉइंट्स वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में
भारत में क्या सिचुएशन है? क्या यहाँ क्रिप्टो खरीदना, बेचना या यूज करना लीगल है? देखिए, भारत में स्थिति थोड़ी कह सकते हैं मिली-जुली है। सबसे जरूरी बात जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने साफ की है वो ये कि क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल टेंडर नहीं है। मतलब वैध मुद्रा नहीं है, सही। लीगल टेंडर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इसे रुपए की तरह दुकानों पर या सर्विसेज के पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। कोई इसे एक्सेप्ट करने के लिए लीगली बाध्य नहीं है। लेकिन हाँ, लीगल टेंडर न होने का मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है या इस पर बैन है। भारत में लोग क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा। कई क्रिप्टो एक्सचेंज भारत में काम कर रहे हैं। हाँ, उन पर अब KYC यानी नो योर कस्टमर और PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे नियम लागू होते हैं। और टैक्स का क्या सीन है? क्रिप्टो से जो कमाई होती है उस पर टैक्स लगता है? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था जो 2022 के बजट में आया। सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA, जिसमें क्रिप्टो भी आता है, उससे होने वाली इनकम पर 30% का फ्लैट टैक्स लगाया है। 30%? हाँ, काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा है। और कोई डिडक्शन भी नहीं मिलता। साथ ही क्रिप्टो के हर ट्रांसफर पर 1% TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कटता है। इससे ये साफ हो गया कि सरकार इसे एक संपत्ति या निवेश मानती है जिससे होने वाली इनकम टैक्सेबल है। तो मतलब समरी ये हुई कि भारत में आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर टैक्स देना होगा, लेकिन इसे रोजमर्रा की करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार और आरबीआई इसे लेकर काफी सतर्क है और शायद भविष्य में और नियम भी आए। बिल्कुल सही कहा, ये एक इवॉल्विंग स्पेस है। रेगुलेटरी बॉडीज इसे समझने और कंट्रोल करने के तरीके ढूंढ रही हैं। कोशिश यही है कि इनोवेशन भी हो और रिस्क भी मैनेज हो। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें, हमने समझा कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल विकेंद्रीकृत मुद्रा है। ये ब्लॉकचेन नाम की एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। हाँ, हमने इसकी पोटेंशियल फायदों पर बात की, जैसे बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती, तेज और सस्ते ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन की संभावना है। और साथ ही हमने जो गंभीर जोखिम है उनको भी देखा। कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, हैकिंग और फ्रॉड के खतरे, क्लियर कानूनी स्थिति का न होना और ट्रांजैक्शन रिवर्स न होने की प्रॉब्लम। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि भारत में क्रिप्टो लीगल टेंडर तो नहीं है, लेकिन इसे एक एसेट के तौर पर रखने और ट्रेड करने की इजाजत है और उस पर अब भारी टैक्स भी लगता है। ये तो साफ है कि इस टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल और चैलेंज दोनों ही भरपूर हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये गाइड से थोड़ा आगे की बात है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर किसी सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं है और ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकते, तो इस नई डिजिटल दुनिया में ओनरशिप यानी स्वामित्व का असली मतलब क्या है? गहरा सवाल है। हाँ, जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी आपके अकाउंट या संपत्ति की गारंटी नहीं लेती, तो आपका डिजिटल पैसा या एसेट असल में कितना आपका है और उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए? या फिर जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डेवलप होंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि करेंसी और एसेट की हमारी सदियों पुरानी परिभाषाएं ही भविष्य में बदल जाए? क्या हम एक ऐसी हाइब्रिड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ट्रेडिशनल पैसे के साथ साथ कई तरह की प्रोग्रामेबल डिजिटल संपत्तियां भी लेन देन और वैल्यू स्टोर करने का हिस्सा होंगी? इस पर सोचने और नजर रखने के लिए बहुत कुछ है। वाकई ये सवाल हमें भविष्य की अलग ही तस्वीर दिखाते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।